और ऐसे कौन लोग हैं जिनको नोटिस आ सकता है? एनोमली देखिए, एक जो है ना, एनोमली ये एक ऑब्जेक्शन है। अगर से आज से पहले 2002 में हुँ, अगर कोई इंसान दीपक नाम से जीवित था और अब वो 2026 या 25 में उसने अपने नाम के आगे, दीपक के आगे प्रजापति लगा चुका है, यानी कि अपना सरनेम ऐड किया, तो वो जो पिछला 2002 की यादी में उसका नाम था दीपक और अब उसने उसको अपडेट किया है, तो उस जो करेक्शन हुआ है ना, ये एनोमली में जाएगा। इसको यानी कि मशकूक पाया गया। हाँ, हुँ, वो जिन्होंने अगर मैपिंग नहीं करवाया था, जब मैपिंग का फेज़ चल रहा था, अभी सेकंड फेज़ एनुमरेशन का है हुँ, और जो थर्ड फेज़ होगा वो नोटिस वगैरह आएँगी। तो जो एनुमरेशन फॉर्म वगैरह ये सबमिट करेंगे, तो इनको है ना एक एरर बाकी रहेगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, मैपिंग नहीं करवाई थी। मैपिंग नहीं करवाई थी, नो इश्यू, एनुमरेशन फॉर्म सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आप एनोमली कैटेगरी में बने रहोगे, आपको उसका जवाब देना है, नोटिस आएँगी, आप कुछ डॉक्यूमेंट देके निकल जाओगे। जिन लोग जो डाउटफुल होने के बाद अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स देना पड़े, तो अक्सर लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स है, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट और अदर जो प्रमाण है, वो उसमें कुछ स्पेलिंग करेक्शन की मिस्टेक है या कुछ डेट ऑफ बर्थ की मिस्टेक है। तो इस तरह अगर उनके दस्तावेज़ात में ही मिस्टेक हो, तो वो किस तरह उसको मैनेज किया जाएगा? देखिए, अगर ये देखिए फॉर्म भरने के लिए अक्सर करके लोग आते हैं, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे एक मुद्दा है। हमने यहाँ पे लोगों को अक्सर करके इस तरह की स्थिति में सामने आकर हमने उसमें मदद की है, लोगों को गाइड भी किया है। तो अक्सर करके लोग आते हैं, तो जब उनके हम लोग डॉक्यूमेंट देखते हैं, हमारी टीम जब बैठती है, तो फॉर्म फिलिंग के टाइम में हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग, हमने खुद अपनी आँखों से देखा हुआ है, मोर देन 80% लोग एनोमली कैटेगरी में जाएँगे, हमने देखा है। देखिए, ये एसआईआर एक ऐसा जो इस वक़्त जो हमारे सामने प्रोग्राम आया हुआ है, अगर इसको हम सीरियसली नहीं लेते, तो हमारे नाम जो यादी में से कट जाएँगे। अगर आप बहुत ज़्यादा अफ़वाहें फैली हुई है कि जेल में डाल दिए जाओगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर बनना चाहते हो या हेल्थ केयर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो भिवंडी के स्टूडेंट्स के लिए है एक शानदार अपॉर्चुनिटी। द राइट वे इंस्टीट्यूट में मिल रहा है 1 ईयर नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स सिर्फ 4,999 रुपए में, वो भी सिक्योर जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। इसके अलावा आप MLT, DMLT, एक्सरे टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन और डायलिसिस टेक्नीशियन जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हो। इजी इंस्टॉलमेंट्स, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, 100% जॉब असिस्टेंस। तो आज ही कॉन्टैक्ट करें द राइट वे इंस्टीट्यूट और अपने हेल्थ केयर करियर की शुरुआत करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वसीम भाई, जो कि एक सोशल वर्कर भी है, और इनके पास अक्सर लोग जो एसआईआर का फॉर्म फिल कराने के लिए भी आ रहे हैं। एसआईआर का फेज़ 2 स्टार्ट हो चुका है। इसी सिलसिले में हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश की कि एसआईआर में किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ लोगों को पेश आ रही है, बीएलओ के पावर क्या होते हैं, बीएलए क्या होता है, उसकी पावर क्या होती है, एनुमरेशन फॉर्म कौन-कौन भर सकता है, एनोमली क्या होती है। इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन हमने इनसे लेने की कोशिश की है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो एसआईआर को लेकर गलतफ़हमी का शिकार है या जिन तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पा रही है। तो हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वसीम भाई, एसआईआर को लेके जो पब्लिक में कुछ गलतफ़हमियाँ हैं और कुछ चीज़ें जो है पब्लिक को मालूम नहीं है या कुछ चीज़ें जो है गलत बताई जा रही है, तो इन सारे सवालों का जवाब आपसे लेने की हम कोशिश करेंगे। पहला सवाल हमारा ये है कि बीएलओ की क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ होती है? देखिए, जो बीएलओ होता है, ये बूथ लेवल ऑफिसर है और इस वक्त जो अपॉइंटेड है बीएलओ की पोस्ट पर, ये लगभग सभी जो टीचर्स हैं उन्हीं को बीएलओ की पोस्ट पर अपॉइंट करके सरकार ने इनको एसआईआर प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। तो बीएलओ की जो जिम्मेदारी होती है, बीएलओ की जिम्मेदारी होती है नए वोटर्स का रजिस्ट्रेशन का आवेदन करना, और कोई अगर करेक्शन है तो करेक्शन का आवेदन लेना, जिनकी डेट हो गई है उनके नाम यादी में से रिमूव करना। और इसके साथ साथ अभी जो एसआईआर का पूरा प्रोग्राम चला हुआ है, ये बीएलओ के अंडरटेकिंग में चल रहा है, बीएलओ पूरा कर रहा है इसको। इसको बीएलओ ही ग्राउंड पर उतर कर एसआईआर के जो फॉर्म है, एनवरेशन फॉर्म, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना बीएलओ की जिम्मेदारी है। फॉर्म फिलिंग करना और फिलिंग करने के बाद में उनसे रिकवर करना, फिलिंग करना एसआईआर की उसकी जिम्मेदारी नहीं बीएलओ की। फॉर्म फिलिंग जो है वोटर खुद करके देगा और उसके बाद में रिकवरी का काम बीएलओ करेगा। बीएलओ के साथ-साथ ये बताइए बीएलए की क्या ज़िम्मेदारी है और क्या पावर होती है? और बीएलए क्या जो ये होता है, बीएलओ और बीएलए दोनों अलग-अलग होते हैं? इसकी हाँ, पावर क्या होती है, इस बारे में भी थोड़ा-सा बताइए? बीएलओ जो होता है ना, ये गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिसर होता है और बीएलए जो होता है बूथ लेवल असिस्टेंट, ये पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अपॉइंट किया गया टेम्पररी पर्सन होता है। ये जो है बीएलओ की मदद करता है वार्ड में पहुंचने से लेकर फॉर्म फिलिंग और इसके अलावा लोगों को लाइन में लगाना, इनके फॉर्म भरवाना और इसके साथ साथ बीएलओ के कामों में मदद करना, ये बीएलए की जिम्मेदारी है। और इसके साथ साथ बीएलए के पास में कोई ऐसा एक्सेस नहीं है, कोई अलग से पावर नहीं है, लेकिन हाँ, अगर किसी वोटर को अगर बीएलओ से तकलीफ है, तो वो वोटर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहले बीएलओ को कंप्लेंट करेगा और बीएलए के बाद में वो बीएलए जो है वो बीएलओ से डिस्कस करेगा और उसके बाद में बीएलए के पास इतनी पावर होती है
क्या वो डायरेक्टली अपनी कंप्लेंट ईआरओ तक के पहुंचा सकते हैं, फला बीएलओ की तरफ से शिकायत आ रही है। क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है अभी कि बीएलओ की काफ़ी शिकायतें आ रही है, बीएलओ फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और कुछ बीएलओ जो है वो फॉर्म भरने में कुछ सहायता नहीं कर रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो इसी के साथ-साथ ये बताइए कि एनोमली क्या होता है और ऐसे कौन लोग हैं जिनको नोटिस आ सकता है? एनोमली देखिए, ये एक जो है ना एनोमली, ये एक ऑब्जेक्शन है। अगर से आज से पहले 2002 में हुँ। अगर कोई इंसान दीपक नाम से जीवित था और अब वो 2026 या 25 में उसने अपने नाम के आगे, दीपक के आगे प्रजापति लगा चुका है, यानी कि अपना सरनेम ऐड किया, तो वो जो पिछला 2002 की यादी में उसका नाम था दीपक और अब उसने उसको अपडेट किया है, तो उस जो करेक्शन हुआ है ना, ये एनोमली में जाएगा। इसको यानी कि मशकूक पाया गया, हुँ, उसको डाउटफुल। हाँ, डाउटफुल पाया गया, वो आके उसको क्लियर कर दें, वो निकल जाए, कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, नॉर्मल चीज़ है वो। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स का आपने बताया है, तो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स इनको देने होंगे, कहाँ जाना होगा और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, इस बारे में भी बताइए हाँ, थोड़ा? अब ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट था कि ये चीज़ लोगों के अंदर बहुत सारा भय फैला हुआ है। मैं इसको क्लियर कर दूँ, क्या जो लोग एनोमली कैटेगरी में जाएँगे, तो उनको ऐज वाइज़ डॉक्यूमेंट जो है चेंज होते चले जाएँगे। जैसे अगर से 2002 में जिसका नाम था, ऐसा कोई व्यक्ति एनोमली में जाता है। एक एग्ज़ाम्पल, अगर दीपक नाम का कोई इंसान था, 2002 में वो खुद का नाम उसका यादी में है और अभी भी वो वोटर है और ज़िंदा है, वो मैपिंग कराए, तो उसकी पिछली और अभी की यादी में मिसमैच पाया गया, तो वो एनोमली में जाएगा। और वो 1987 से अगर पहले पैदा हुआ है उसका जन्म, तो वो कुछ आईडी प्रूफ, एक आध दो आईडी प्रूफ देके वो एनोमली कैटेगरी से बाहर हो जाएगा इजीली, है ना। लेकिन जो 1987 के बाद पैदा हुए 2002 तक, 1987 से 2002 के दरमियान जिन लोगों का जन्म हुआ है, उनमें से कोई एनोमली कैटेगरी में जाते हैं, तो उसको खुद का एक आईडी प्रूफ, खुद का एक बर्थ प्रूफ और अपने पेरेंट्स, माता या पिता में से कोई एक प्रूफ देके वो भी एनोमली में से बाहर हो जाएगा। अब रहा उसके अंदर तीसरी कैटेगरी, जिनका जन्म 2002 के बाद हुआ, जो 2004, 5, 6, 7 में वोटर बने। अगर ऐसा कोई पर्सन एनोमली कैटेगरी में जाता है, तो उसको खुद का भी डॉक्यूमेंट देना है, खुद का आईडी भी देना है, खुद का बर्थ भी देना है और उसके माँ और बाप दोनों के प्रूफ देने हैं। ये तीनों कैटेगरी है उसमें, एनोमली में जाने के 3 क्राइटेरिया है और इन तीनों के लिए अलग-अलग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। जिन लोगों ने मैपिंग ही नहीं कराया है, क्या वो भी एनुमरेशन फॉर्म भर सकते हैं? हाँ, जिन्होंने अगर मैपिंग नहीं करवाया था, जब मैपिंग का फेज़ चल रहा था, अभी सेकंड फेज़ एनुमरेशन का है हुँ। और जो थर्ड फेज़ होगा वो नोटिस वगैरह आएँगी। तो जो एनुमरेशन फॉर्म वगैरह ये सबमिट करेंगे, तो इनको है ना एक एरर बाकी रहेगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, मैपिंग नहीं करवाई थी। हुँ। मैपिंग नहीं करवाई थी, नो इश्यू, एनुमरेशन फॉर्म सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आप एनोमली कैटेगरी में बने रहोगे, आपको उसका जवाब देना है, नोटिस आएगी, आप कुछ डॉक्यूमेंट देके निकल जाओगे। जिन लोगों ने अपने माँ-बाप या अपने नाना-नानी के ज़रिए मैपिंग कराई थी, अब अगर वो मैपिंग को अपडेट कराना चाहते हैं, तो क्या अभी अपडेट हो सकती है? बिल्कुल अपडेट हो सकती है और बिल्कुल करना चाहिए ऐसे लोगों ने, जिनके घर में ज़्यादा बच्चे हैं, यानी कि 4, 5, 6 बच्चों ने एक ही माँ के साथ मैपिंग करवा ली थी। अगर से 5 बच्चे हैं और पाँचों बच्चों ने अपनी अम्मी के साथ, मम्मा के साथ में मैपिंग करवाई थी, तो वो कहीं न कहीं ऐसे केसेज़ में ना ज़्यादा देखा गया कि वो एनोमली में गए हैं। तो अगर से 5 बच्चे हैं, तो वो 2 बच्चे माँ के साथ मैपिंग करें और 2 बच्चे बाप के साथ करें। अगर पाँचों ने माँ के साथ मैपिंग कर रखी थी, तो वो बीएलओ से रिक्वेस्ट करे, उसको अपडेट करवाए और वो 2 लोग अपनी मैपिंग को अपडेट करवा के फादर के साथ, मदर के साथ या फिर अपने ग्रैंडमदर के साथ, नाना-नानी के साथ भी करा सकते हैं। यानी कि बोलने का मतलब ये मैपिंग अपडेट पॉसिबल है। ये जो बीएलओ है, क्या ये एनुअली वोटर अपलोड करने से मना कर सकता है? नहीं, अगर से देखो, अगर कोई एनोमली कैटेगरी में गया है, तो पहले तो उसका एनोमली कैटेगरी में जाने का रीज़न क्या है, ये बीएलओ के ऐप में शो करेगा। सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये है कि हम और तुम, यानी कि आम वोटर इसमें मोहताज है, वो खुद ये नहीं चेक कर सकते कि मैं एनोमली में हूँ या नहीं हूँ। वो खुद नहीं चेक कर सकते, ये बीएलओ के ऐप में ही शो करेगा और बीएलओ ने ईमानदारी से बता दिया वोटर को कि सर आप एनोमली कैटेगरी में हो, फला-फला डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है, आपने इसकी तैयारी रखनी है। अगर ऐसी जानकारी बीएलओ खुद से दे देता है, तो वो वोटर अपनी तैयारी करेगा, क्योंकि वोटर मोहताज है, वो बीएलओ के बगैर वो कहीं और देख ही नहीं सकता कि मैं एनोमली में हूँ। अब रहा सवाल, वो वोटर खुद के डॉक्यूमेंट डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड नहीं कर सकता, ये बीएलओ ही करेगा और बीएलओ उसको अपलोड करने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये बीएलओ की ज़िम्मेदारी है। जो डाउटफुल होने के बाद अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स देना पड़े, तो अक्सर लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स है, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट और अदर जो है प्रमाण है, वो उसमें कुछ स्पेलिंग करेक्शन की मिस्टेक है या कुछ डेट ऑफ बर्थ की मिस्टेक है। तो इस तरह अगर उनके दस्तावेज़ात में ही मिस्टेक हो, तो वो किस तरह उसको मैनेज किया जाएगा? देखिए, अगर से
नोटिस आई इन केस एनोमली में गए और एनोमली अगर से जो आपका जो बीएलओ है, अगर इसने आपसे 1 से 2 आईडी प्रूफ लेके अभी इसी वक्त अपलोड कर दिया आपके एनोमिनेशन फॉर्म के साथ, तो मोर देन 99% चांस है इस वोटर को नोटिस नहीं आएंगी। ये एनोमिनेशन फॉर्म के साथ अगर डॉक्यूमेंट बीएलओ अपलोड कर देते हैं तो नोटिस वाले फेज तक के वोटर जाएंगे नहीं, वो यहीं से निकल जाएंगे, यहीं से मैटर क्लियर हो जाएगा। और अगर ऐसा बंदा नहीं करता और ऐसा नहीं होता उसके बावजूद नोटिस आती है, तो नोटिस कहीं ऐसे नहीं आएंगे क्या कोई 2-4 पुलिस वाले आएंगे और उठा के लेके जाएंगे कोर्ट से, ऐसा कुछ हाँ, नोटिस को भी बहुत से लोग कुछ इस तरह समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी और बहुत गंभीर चीज है, तो क्या वाकई ऐसा नहीं है। एक ईआरओ होता है, तो ईआरओ इसको नोटिस भेजेगा। ईआरओ बोले तो इलेक्ट्रॉन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ये उसको नोटिस भेजेगा वोटर को, और ये नोटिस ला के देने वाला भी कोई और नहीं, बीएलओ ही होगा। बीएलओ नोटिस ला कर देगा, बीएलओ आपको टाइम बताएगा, आपको इतने इतने बजे इतने टाइम में जाना है, आपको अपॉइंटमेंट बुक रहेगा, आपको एक टाइम दिया जाएगा, आपको ईआरओ ऑफिस जाना है। अगर आपके नाम में मिसमैच है या उम्र में मिसमैच है तो आपको 1 से 2 आईडी प्रूफ देने हैं, और खास तौर से इम्पोर्टेंट प्रूफ में से होने वाला है आपका बर्थ प्रूफ। मैं आपको बता दूं बर्थ प्रूफ में क्या क्या आता है। अगर वैलिड डॉक्यूमेंट देखेंगे बर्थ प्रूफ में तो आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो। अगर बर्थ सर्टिफिकेट में नेम और आधार में नेम मिसमैच है लेकिन आधार वाला नाम और वोटर आईडी वाला नाम सेम है तो नो इश्यू। अगर से बर्थ सर्टिफिकेट में नाम मिसमैच है तो नो इश्यू, चल जाएगा, लेकिन आधार में और इसमें नेम सेम होना चाहिए और आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। अगर से आपकी एज 1987 के बाद की है तो आपकी जो डी होगी 1987 के बाद की है तो आपके पास ये होना ही चाहिए। और इसके अलावा ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी या एलसी भी चल जाएगा। अभी आपके पास जो लोग फॉर्म भराने के लिए आ रहे हैं, तो मोस्टली क्या आपको उन लोगों में केसेस किस तरह की डिफिकल्टीज दिख रही है, क्या परेशानियां लोगों में दिख रही है? अभी देखिए फॉर्म भरने के लिए अक्सर करके लोग आते हैं क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे हमने यहाँ पे लोगों को अक्सर करके इस तरह की स्थिति में सामने आकर हमने उस पर मदद भी की है, लोगों को गाइड भी किया। तो अक्सर करके लोग आते हैं तो जब उनके हम लोग डॉक्यूमेंट देखते हैं, हमारी टीम जब बैठती है तो जब फॉर्म फिलिंग के टाइम में हम देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग हमने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है, मोर देन 80% लोग एनोमली कैटेगरी में जाएंगे, हमने देखा है। अभी मिसाल दे रहा हूँ, मैं अभी कुछ टाइम पहले एक केस स्टडी कर रहा था। एक खाला है जिसकी उम्र 2002 में कितनी थी, 45 ईयर की थी। उसकी 2002 की यादी में उसको दिखाई दे रहा है। अब लेकिन वो खाला का जो आधार कार्ड मैं देखा हूँ, उस महिला का आधार कार्ड जो अभी करंट आधार कार्ड और करंट इलेक्शन कार्ड है, उस हिसाब से उसकी उम्र 77 हो गई। तो 2002 में वो 45 की थी और अभी 2026 आते आते उसकी एज होनी चाहिए थी 69, क्योंकि ये 24 साल 2002 से लेके 2026 के हम जोड़ेंगे तो ये 24 साल हुए। तो जो महिला 2002 में 45 की थी तो वो अभी होनी चाहिए थी कितनी, 69 की, लेकिन अभी उसका आधार कार्ड और बाकी के उसके प्रूफ उसको बता रहे कि वो 77 ईयर की है, तो ये एनोमली में जाएंगी। अब इसके बाकी के जो बच्चे हैं, एक बच्चा उसका 2001 में पैदा हुआ, 1 तारीख पहला महीना पहली तारीख 2000, ये उसके पहले बच्चे की जन्म है। अब उसका जो दूसरा बच्चा है पहली तारीख 8वां महीना 2000, यानी कि 8 महीने का गैप आया। तो ये जो दूसरा बच्चा है ना, ये इस वजह से एनोमली में जा रहा है क्योंकि बच्चों में जो गैप होना चाहिए तो 9 महीने से ज्यादा, ये डिलीवरी नहीं है 9 महीने की, लेकिन एक ये जो है ना ये कमी थी लोगों में, लोगों ने उल्टी सीधी तारीख अंदाजे से लिखाए है। और कई मतलब ऐसा हुआ है कि एक ही साल में और 2 ही साल में 2-2, 3-3 बच्चों की जन्म पत्री अंदाजे से बना के ले लिए, तो जो एज गैप है ना वो नहीं आ रहा है। फिर दादा दादी के जरिए मैपिंग कराए तो दादा दादी के जरिए भी मैपिंग हुई है, दादा में और पोते में 40 साल का फर्क होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। माँ के जरिए मैपिंग करवाए तो माँ की उम्र में और बच्चे की उम्र में कम से कम 15 साल का गैप होना चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरह से लोग भी एनोमली में जाएंगे। तो अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो सीरियस नहीं ले रहे एसआईआर को फॉर्म भरने को, मतलब वो टाल रहे हैं या बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे। ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए ये एसआईआर एक ऐसा जो इस वक्त जो हमारे सामने प्रोग्राम आया हुआ है, अगर इसको हम सीरियसली नहीं लेते तो हमारे नाम जो यादी में से कट जाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा अफवाहें फैली हुई कि जेल में डाल दिए जाओगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आगे पॉसिबिलिटी बनती है कि एनआरसी वगैरह हो तो जिनके नाम जो इलेक्शन यादी में से रिमूव कर दिए गए तो फर्स्ट टारगेट शायद गवर्नमेंट इनको करे। मैं ऐसा होगा ये नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन आपको इसके इम्पोर्टेंट बता दो, अगर से आप 2002 की यादी में अपने अभी एसआईआर कंप्लीट नहीं करोगे और आपका नाम कट गया यादी में से, तो आप दोबारा जब नाम ऐड करने जाओगे तो उनके लिए भी सेम कानून होगा और उन लोगों के लिए भी जो अभी 18 साल के हुए नहीं लेकिन अब 18 साल के होने वाले हैं और उसके बाद वो अपना नाम ऐड करेंगे, यानी कि नए बच्चे ये भी अपना नाम ऐड करेंगे।
और जैसे तुम्हारा या मेरा नाम कट गया गलती से तो हम भी अपना नाम ऐड करेंगे, तो हम दोनों के लिए सेम डॉक्यूमेंट आने वाले समय लगेंगे। अब वो क्या है, और मैं बता देता हूँ वो कितने टफ डॉक्यूमेंट। एक तो आपको अगर आपका नाम चढ़ाना है, अगर नाम कट गया आप दोबारा से ऐड करना चाहोगे तो आपको क्या लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा एक आईडी प्रूफ के तौर पे। आप खुद रहते हो यहाँ पर तो आपको आपके 2002 का जो है आपके पेरेंट्स का कोई पुरावा देना होगा जो बाकायदा मैच होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल, और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दे पाते हो तो खुद के नाम से, तो फिर आप रेंट पर रहते हो तो रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट लगेगा। नॉर्मल रेंट एग्रीमेंट पे यहाँ का जो ईआरओ डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, कम से कम 4 से 5 हजार का खर्चा है। तो इतने टफ डॉक्यूमेंट, उसमें भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है आपका, 2002 की यादी आपसे फिर मांगी जा रही है। तो 2002 का जो एसआईआर है ये एक इम्पोर्टेंट प्रूफ होने वाला है आने वाले समय। और आने वाले समय में 2026 का जो एसआईआर जो हमारी फाइनल यादी होगी ये भी वही वैल्यू रखेगा, इसलिए आपका नाम 2026 के फाइनल यादी में आना ही चाहिए। तो एसआईआर कंप्लीट कर दिया।